हमारे आज के हमारे आज के लेक्चर में बात होगी रेस्पिरेटरी चेन पे। रेस्पिरेटरी चेन जो है ये आपके पास बेटा लास्ट स्टेप है, और ये लास्ट स्टेप आता है हमारे पास सेलुलर रेस्पिरेशन में। हम वापस चलते हैं। हम लोग बात जब हमने स्टार्ट की थी रेस्पिरेशन पे, तो मैं यहाँ आपको दिखा सकता हूँ। रेस्पिरेशन में जब आपने बात स्टार्ट की थी तो आपने कहा था सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है उसके टोटल 4 स्टेप होते हैं: ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रब साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल, या इसे टीसीए साइकिल भी कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है। और चौथा जो आखिरी स्टेप जो है इसका वो है रेस्पिरेटरी चेन। ये रेस्पिरेटरी चेन आपके पास यहाँ पे मौजूद है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ रेस्पिरेटरी चेन अमंग देम? इन सब के दरमियान इसका क्या डिफरेंट है, थोड़ा सा तरीकाकार, और हमें आखिर में रेस्पिरेटरी चेन की क्यों जरूरत होती है, ये बात हम लोगों ने यहाँ पे करनी है। अब जरा बात सुनने वाली है। आपने ग्लाइकोलाइसिस में जितने भी एटीपी पैदा किए थे इस पूरे प्रोसेस में, और साथ में एटीपी के आपने एनएडीएच भी पैदा किए थे। पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में आप लोगों को याद होना चाहिए आप लोगों ने एटीपी भी पैदा किए थे, और एटीपी तो बिल्कुल नहीं था पैदा किया, एनएडीएच पैदा किए थे। क्रब साइकिल में आप लोगों ने जो है बेटा वो आप लोगों ने एटीपी और एनएडीएच पैदा किए थे। तो व्हाट अबाउट रेस्पिरेटरी चेन? रेस्पिरेटरी चेन जो है बेटा ये आपको यहाँ पे अलाउ करती है, वो जो एनएडीएच और एटीपी आपने पैदा किए हैं, आप उन NADH और ATP, NADH और FADH मॉलिक्यूल से अब एनर्जी लो। ये आपको रेस्पिरेटरी चेन जो है ये अलाउ करती है। रेस्पिरेटरी चेन में मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, आपके NAD और FAD जो आ रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस से, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन से और क्रब साइकिल से, इन सब को इकट्ठा किया जाता है रेस्पिरेटरी चेन में, और इन NADH और FADH2 मॉलिक्यूल को तोड़ के इनसे भी एटीपी बनाया जाता है। याद रहे, किसी भी जानदार के लिए ये मॉलिक्यूल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं यहाँ पे जूम करके लिख रहा हूँ तो आप लोगों को नजर आ जाना चाहिए। एक होता है NADH, ठीक है, जरा से कैपिटल NADH, दूसरा बेटा FADH2, और तीसरा ATP। ये तीन मॉलिक्यूल जो है बेटा ये एनर्जी मॉलिक्यूल जो है तीनों के तीनों, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं किसी भी जानदार के लिए। उसने इनसे एनर्जी लेनी होती है इन तीनों से। अब पौधे को जो है मेन, पौधा है या इंसान है जिसने भी एनर्जी लेनी है, हमें मेन एनर्जी करेंसी जो है वो एटीपी को हम कहते हैं। अब आपने रेस्पिरेटरी चेन में करना क्या बेटा है, आपने रेस्पिरेटरी चेन में इस NADH को और FADH को, इन दोनों को आपने तोड़ना है, ताकि आप इन दोनों से तोड़ के क्या बना सको, एटीपी बना सको। उसके लिए आपको हेल्प करेगी रेस्पिरेटरी चेन। तो ये था रेस्पिरेटरी चेन का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम लोगों ने इसमें पढ़ना क्या है। तो चले चलते हैं रेस्पिरेटरी चेन पे। ये रहा आपका टॉपिक। रेस्पिरेटरी चेन में आपके पास जो है वो कई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो हैं वो मौजूद होती हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन को मूव करवाती हैं, जिनके जरिए आप एनर्जी निकालते हो। पहला आपका जो इस पूरी चेन के अंदर, ये जो आपकी रेस्पिरेटरी चेन है, मैं यहाँ पे इसे साथ साथ हाईलाइट करता जा रहा हूँ। ये जो आपकी रेस्पिरेटरी चेन है इसके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल शामिल है? तो पहला मॉलिक्यूल है बेटा कोएंजाइम क्यू, ये शामिल है। इसके बाद बेटा साइटोक्रोम एंजाइम शामिल है। कौन से साइटोक्रोम एंजाइम शामिल है? आपके पास यहाँ पे 4 किस्म के साइटोक्रोम एंजाइम शामिल है: A, C, A एंड A3। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ: B, C, A एंड A3। ये 3 किस्म के आपको यहाँ पे जो है बेटा ये साइटोक्रोम जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे और कौन इन्वॉल्व होता है? इसके अलावा आपको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है ये इन्वॉल्व होती है। ये 3 चीजें अपने अंदर से जब NADH या FADH को तोड़ के गुजारती हैं, तो बेटा आपके पास मैक्सिमम अमाउंट में जो है वो एटीपी बन जाता है। अब इस पूरे प्रोसेस को आपने देखना कैसे है, यहाँ पे हम इसे देख लेते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग फाइल बनाई है, वहां चलते हैं। ये रही आपकी फाइल जो मैंने आपको शेयर भी कर दी है। सबसे पहले आप इसमें देखोगे बेटा, मैं इसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ साइड पे। आपको यहाँ पे नजर आ रहा है नीचे लिखा हुआ है लो, ठीक है, और यहाँ अपनी आपकी बुक वाली डायग्राम ही है, यहाँ पे लिखा हुआ है हाई। तो लो टू हाई जो है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है पुत्र, वो है यहाँ पे आपको, चले लो टू हाई आपको जो है वो नजर आ रहा है, एनर्जी यहाँ पे आपको नजर आ रही है।
यानी नीचे से जब आप ऊपर जाओगे तो एनर्जी आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये बात इतनी समझ में नहीं आती जितनी ये समझ आती है कि जब आप इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देख रहे हो, ये तिरछी है, नीचे की तरफ आ रही है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। जब भी कोई ग्राफ या कोई लाइन नीचे की तरफ आ रही होती है तो बेटा वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। जैसे ये आपके पास है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसको हम यूज कर लेते हैं, दूसरी वाले को साफ रखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो यहाँ पे इसका नीचे आना इस तरफ को, ये इस बात की तरफ निशानदेही है कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो जब नीचे जाता जाएगा तो साथ साथ एनर्जी रिलीज करता जाएगा। ठीक है। अब हमने यहाँ से देखना है एनर्जी किस तरह से रिलीज होती है। तो सबसे पहले आपका ध्यान और फोकस होना चाहिए बेटा, वो आपका फोकस होना चाहिए हमारे NADH पे, फिर FADH को बाद में देखेंगे। यहाँ पे देखो आप लोग, हमारे पास है बेटा यहाँ पे NADH मॉलिक्यूल, और NADH का मॉलिक्यूल यहाँ पे सबसे पहले जाएगा। हम इसे जूम कर लेते हैं, फिर बाद में इसे थोड़ा थोड़ा हम जूम आउट करते जाएंगे। ये है NADH का मॉलिक्यूल। NADH का मॉलिक्यूल सबसे पहले जो है वो जाएगा साइटोक्रोम कोएंजाइम क्यू के पास। कोएंजाइम क्यू जो है वो इसे तोड़ता है, और आप देखो NADH जैसे ही टूटता है तो बेटा वो NAD पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको यहाँ पे देगा। याद रहे जहां जहां इलेक्ट्रॉन आएगा वहां ही बेटा आप लोगों ने साथ में हाइड्रोजन को भी कंसीडर करना है। हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दोनों साथ साथ है इस पूरे जो है आपके चेन रिएक्शन, इस पूरे जो है आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। हमारे इस रिएक्शन में जैसे ही साइटोक्रोम कोएंजाइम क्यू जो है वो NADH को तोड़ता है तो NAD पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। यहाँ से इतनी अमाउंट में एनर्जी जनरेट हो जाती है कि आप एक ADP को इकट्ठा करके विद फॉस्फेट आप यहाँ पे ATP बना लो। तो यहाँ पे आपके पास NADH को तोड़ने से पहला ATP जो है वो यहाँ पे आपके पास पैदा हो चुका है। आपका ये अब इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करता है और कोएंजाइम क्यू से चला जाता है साइटोक्रोम बी के पास। अब यहाँ आप लाइन में देख लो, साइटोक्रोम पड़े हुए हैं, साइटोक्रोम बी है, साइटोक्रोम सी है, साइटोक्रोम A3 है, और आपके पास ये यहाँ पे सारे के सारे ये साइटोक्रोम पड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये सारे साइटोक्रोम यहाँ पे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स भी कहलाते हैं। एक मिनट। ये साइटोक्रोम सारे के सारे यहाँ पे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स भी कहलाते हैं। और यहाँ पे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक साइटोक्रोम से दूसरे में जाता जाएगा तो वो एनर्जी लूज करता जाएगा। आप यहाँ पे देखो जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन को एंजाइम क्यू से साइटोक्रोम बी में गया है तो एनर्जी जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो हाइड्रोजन की फॉर्म में बाहर निकलती नजर आ रही है। फिल वक्त जो है वो आपने FADH को अभी इग्नोर करना है, इसे हम बाद में देखते हैं। ठीक है। अभी हम NADH की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो है वो साइटोक्रोम बी जो है ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, तो अब आपको वो रूल याद होना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन रिसीव होता है इट इज कॉल्ड रिडक्शन, और साइटोक्रोम बी ने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया इसकी रिडक्शन होगी, जबकि कोएंजाइम क्यू ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको होती नजर आएगी यहाँ पे। अब साइटोक्रोम बी जो है ये इलेक्ट्रॉन आगे पास कर देगा साइटोक्रोम सी को। जैसे ही साइटोक्रोम सी को इलेक्ट्रॉन जाएगा बेटा तो आप यहाँ पे देखते हो कि इतनी अमाउंट में एनर्जी अगेन आपके पास आ जाती है कि आप दूसरा ATP बना सको। तो ये आपने दूसरा ATP बना लिया फ्रॉम NADH मॉलिक्यूल। अब आपका इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता जा रहा है, साइटोक्रोम सी से चले जाएगा साइटोक्रोम A के पास। अगेन मैं यहाँ पे दोहरा दूं, जिसके पास जा रहा है उसकी रिडक्शन हो रही है, जिसकी बॉडी से निकल रहा है, जैसे साइटोक्रोम सी से इस वक्त निकल रहा है तो इसकी बेटा हो गई ऑक्सीडेशन, और साइटोक्रोम A के पास चला गया तो इसकी हो गई बेटा रिडक्शन हो गई यहाँ पे। ठीक है। साइटोक्रोम A से अब ये जाएगा साइटोक्रोम A3 के पास, और A3 के पास जाते भी यहाँ पे एनर्जी आगे जा रही है, लेकिन इतनी एनर्जी नहीं निकली कि आप यहाँ से कोई भी किस्म का ATP जो है वो पैदा कर सको। अब यहाँ पे आपने बात थोड़ी सी समझनी है और देखने वाली है। जब आपका साइटोक्रोम A3 फाइनली इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, जो इलेक्ट्रॉन पीछे से ट्रेवल करता आ रहा है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे मौजूद एक ऑक्सीजन के पास जाता है। ये रही आपकी ऑक्सीजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन के साथ साथ आपके पास हाइड्रोजन भी है। तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जो है यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन से एनर्जी लेते हैं और दोनों वाटर बना लेते हैं। इस प्रोसेस में अगेन आपके पास इतनी एनर्जी निकल जाती है कि आप अपना तीसरा जो है वो ATP बना लो। तो आप लोगों ने एक NADH को तोड़ के टोटल 3 ATP जो है वो यहाँ पे बना लिए हैं।
तो मैं यहाँ पे आपको एक क्विक नोट लिखवा रहा हूँ, आप अपनी बुक पे फौरी तौर पे इसी डायग्राम के ऊपर लिख लो। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको साथ में। आप लोग लिखोगे बेटा, इस पूरे से हमने ये अंदाजा लगाया कि 1 NaDH इज इक्वल टू 3 ATP। इस पूरे से हम लोगों ने ये अंदाजा लगाया बेटा कि एक NaDH जो है, इसको जब हम तोड़ते हैं तो आपके पास एक ATP जो है वो सामने आता है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप लोग भी जो है वो इसे लिख लो, आपको नजर आ रहा होगा। 1 NaDH जो है इट इज इक्वल टू 3 ATP। अब हम बात करते हैं इस FADH मॉलिक्यूल की, जो यहाँ पे नीचे मौजूद है, FADH2। आपका जिस तरह NaDH यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, अब FADH2 की बारी है। तो इसके लिए कलर हम चेंज कर लेते हैं, रेड पे चले जाते हैं। यहाँ पे देखें, FADH जो है वो सबसे पहले कोएंजाइम Q के पास जाता है, ये भी, और जाते ही बेटा इसको तोड़ दिया जाता है इनटू FAD। ठीक है। अब जैसे ही FAD में टूटता है तो याद रखें यहाँ पे इतनी अमाउंट में एनर्जी नहीं निकलती कि आप जो है वो यहाँ पे किसी भी किस्म का पैदा कर सको कोई भी ATP। ओके हो गया जी। अब यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, आप ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये मेरा बेटा ये मूव करेगा फ्रॉम कोएंजाइम Q टू साइटोक्रोम बी। इस दौरान भी आप देखोगे किसी भी किस्म की एनर्जी जो है वो रिलीज नहीं होती। मैं यहाँ पे रेड कलर का एरो लगा रहा हूँ, ये रेड कलर के एरो FADH2 के इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये गया और कोई अमाउंट में एनर्जी रिलीज नहीं हुई। फाइनली जब साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम सी में जाता है तो इतनी एनर्जी निकल जाती है कि आप FADH2 से यहाँ पे पहला ATP जो है वो जनरेट कर सको। ये मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ, एक ATP आपका बन गया। अभी आपके पास जो है ये प्रोसेस आगे चलता जाएगा, और आप यहाँ पे देखते हो बेटा कि हमारे पास जो है अब साइटोक्रोम ए से आप साइटोक्रोम सी से आपका इलेक्ट्रॉन ट्रेवल किया है टू साइटोक्रोम ए। कोई एनर्जी नहीं निकली यहाँ पे। साइटोक्रोम ए से जब जाता है साइटोक्रोम A3 में, अगेन कोई एनर्जी नहीं निकली। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हुआ क्या है कि आपके पास जो है वो एनर्जी स्टोर होती जा रही है। एक आपका पास जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है जो रिसीव कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, उसकी रिडक्शन हो रही है, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो अगले एक जो मॉलिक्यूल है उससे दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ जाता जा रहा है। हमारे पास फाइनली आपका इलेक्ट्रॉन जो है ये रीच कर गया है टू साइटोक्रोम A3। और आपको पता है साइटोक्रोम A3 पे इसे रिसीव करने के लिए बैठी हुई है बेटा कौन, हमारे पास एक अदद बैठी हुई है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन अगेन इसे रिसीव करेगी, और रिसीव करके मेरा बेटा यहाँ से बना लेगी वाटर। वाटर बनाने के बाद ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से अगेन एक ATP पैदा करेगी, और आपको फाइनली जो है यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा बेटा, ये एक ATP अगेन पैदा किया आप लोगों ने। तो फाइनली आपने दूसरा ATP पैदा कर लिया फ्रॉम FADH मॉलिक्यूल। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि जब आप NaDH को तोड़ते हो तो 3 ATP बनते हैं। जब आप FADH2 को तोड़ते हो तो आपके पास 2 ATP बनते हैं। मैं यहाँ इसे भी लिख देता हूँ, आप लोग लिख ले। 1 FADH2 जो है इट इज इक्वल टू 2 ATP। तो एक FADH को तोड़ने से पुत्र आप लोगों के पास जो है वो 2 ATP यहाँ पे बने हैं, आपको सामने नजर आ रहा है। हमने इस पूरे रिएक्शन से क्या समझा, हमने ये समझा कि आपको जो ATP दरकार थे फाइनली, जो सेल को चाहिए होते हैं, सेल को NaDH या FADH2 नहीं चाहिए होता, उसे ATP चाहिए होता है जिसे वो एनर्जी के लिए यूज करे। तो अजाफी तौर पे जो NaDH या FADH बन के आ गए थे, सेल ने फाइनली जो है उन्हें भी ATP में तोड़ लिया। अब ये सिर्फ एक NaDH या एक FADH2 की बात नहीं है। आप लोग जरा आप जल्दी से अपनी पेंसिलें जो हैं वो ऑन कर लें और अपनी बुक पे चले जाएं। हम लोगों ने यहाँ पे काउंट करने हैं कि आपने कितने NaDH बनाए हैं पूरी रेस्पिरेटरी चेन में, और FADH2 कितने बनाए हैं, फिर हम देखते हैं ATP कितने बने हैं यहाँ पे। ठीक है। तो हम चलते हैं सबसे पहले अपनी ग्लाइकोलाइसिस के पास, जो हमारा पहला रिएक्शन हुआ था। और यहाँ से जो है वो माइक ऑन कर ले एक बच्चा जो जल्दी से हमारे साथ गिनेगा, ताकि बाकी बच्चे जो है उसे सुनेंगे। तो मैं इस तरह से अलाउ कर देता हूँ अभी फिल वक्त जो है, हम एक बच्चा जो अच्छे से पार्टिसिपेट करे ताकि बाकी बच्चे भी सुन सके। और ईशा, बेटा ईशा आप ही अनम्यूट कर लें MG5 से। ईशा नवीद। जी बेटा ईशा।
आप ने अनम्यूट कर लिया है? चलिए, ईशा शायद अवेलेबल नहीं है। वेयर इज मुमताहिना? बेटा मुमताहिना, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। यस प्लीज, अनम्यूट योर सेल्फ। मुमताहिना। मैं टाइप कर लूँ यहाँ पे? चले जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, मैंने आपको अलाउ कर दिया। यस सर। चलो दैट्स गुड। अच्छा मुमताहिना, जल्दी से आप और बाकी बच्चे जो हैं वो अपना ग्लाइकोलिसिस वाला पेज ओपन करें जरा, जल्दी से सारे बच्चे। जी और सर। ग्लाइकोलिसिस में जाके आप लोग ये देखो आपने कितने NADH पैदा किए। सर दो। दो NADH, जल्दी से लिख लें आप लोग सारे। दो NADH आपने पैदा कर लिए बेटा। ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरूविक, ग्लाइकोलिसिस के एंड पे देखो कितने पायरूविक एसिड हैं, कितने पायरूविक एसिड बनाए आपने? दो। दो दो। बनाए हैं, ये भी ओके हो गया। अब मेरे जी बेटे सारे सर। बच्चों ने, MG4 और MG5 के सारे बच्चों ने चल जाना है अगले पेज पे। पायरूविक एसिड की जब आप लोगों ने ऑक्सीडेशन की तब आपने कितने NADH पैदा किए? सर एक तीन। पैदा किया। हाँ बेटा, एक पैदा हुआ, यहाँ पे देखो ना, नजर आ रहा है आपको, एक पैदा हुआ। और पायरूविक एसिड है कितने थे? दो। तो कितने NADH हो गए? दो हो गए। दो। ठीक है, अब तक टोटल कितने NADH हो गए हमारे? चार। सर एक बार फिर से बताइए। मैं बता रहा हूँ, बाकी बच्चे म्यूट रखें, मैं बता रहा हूँ बेटा। बाकी बच्चे म्यूट रखें, अभी सिर्फ मुमता ही ना ऑन रखें, उसके बाद किसी और बच्चे को भी हम पार्टिसिपेट करवाएंगे। तो मैंने अभी आप सब बच्चों के सामने काउंट किया, ग्लाइकोलिसिस में आपने दो ATP पैदा किए। एक यहाँ पे राइट हैंड साइड पे नजर आ रहा है, एक लेफ्ट हैंड साइड पे। उसके बाद दो पायरूविक एसिड बनते हैं ग्लाइकोलिसिस के एंड पे। एक पायरूविक एसिड एक NADH पैदा करता है, तो दो पायरूविक एसिड दो NADH पैदा करेंगे, टोटल हो गए चार। अब हर पायरूविक एसिड का मॉलिक्यूल जाता है क्रब साइकिल में, तो क्रब साइकिल में देखो आपके पैदा होते हैं वन, टू थ्री एंड सर। थ्री। और कितने क्रब साइकिल होते हैं बेटा? दो क्रब साइकिल चलते हैं, क्योंकि दो पायरूवेक एसिड है। तो आपके पास टोटल यहां से जो NADH आ रहे हैं बेटा, वो हो गए छः। छः NADH आपके यस। क्रब साइकिल से, दो आपके पायरूविक एसिड से, सात कितने हो गए? आठ हो गए। और दो आपके ग्लाइकोलिसिस से, यस। टोटल 10 NADH मेरा बेटा आप लोगों को यहाँ पे रिसीव हुए हैं। FADH कितने रिसीव हुए यस। हैं? हम यहाँ पे देख सकते हैं क्रब साइकिल में से एक क्रब साइकिल एक FADH देता है, तो दो क्रब साइकिल दो FADH देंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कि आप लोगों को जो यहाँ पे NADH रिसीव हुए थे, जिन पे आपने काम करना था पुत्र, वो 10 थे। और जो FADH आए हम्म। हैं वो बेटा आपको दो रिसीव वो हुए दो। हैं। अब ये 10 NADH इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से गुजरेंगे, और आप जरब दे लो 10, एक NADH कितने पैदा करता है? ATP तीन। 10 जरबे तीन, 30। 30 ATP। और एक FADH दो ATP पैदा करते हैं, आपके पास दो हैं, दो दो चार यहां से पैदा होंगे आपके पास। टोटल 34 ATP आपके पास यहां से पैदा होने चाहिए आपके पास ओवरऑल में। ठीक है, ये मैंने आपको बात समझा दी। ठीक है, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग मुमताहिना, आप अभी माइक ऑफ कर लीजिए। हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, तो नेक्स्ट किसी और बच्चे को जो है वो हम लोग करते हैं अनम्यूट। अब हम चलते हैं, ये जो मैंने आपको अभी एक्सरसाइज करवाई, अगर आपको समझ नहीं आई हम दोबारा इस पे बात करेंगे। फिल वक्त हमने ये समझ लिया कि आपकी रेस्पिरेटरी चेन जो है ये चलाई ही इस वजह से जा रही है कि पीछे से आपको 10 NADH आए हैं, दो FADH2 आए हैं, और आपने बेटा इनको जो है वो अब यूज करना है टू प्रोड्यूस ATP। तो सवाल ये आता है, हाउ मैनी ATP आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस? पूरे कितने ATP पैदा किए हैं आपने अब तक? ये सवाल आपके सामने है यहाँ पे। तो चलें बेटा, इसके लिए हम पार्टिसिपेट करवाते हैं जल्दी से, वेरी क्विकली। हमें MG5 से अबीरा शफीक जो है बेटा वो अनम्यूट कर ले। MG4 के एक बच्चे ने पार्टिसिपेट किया, अब MG5 से। यस सर। चलो बेटा, माइक जो है वो उसकी वॉइस कम करें। फिजा, बेटा म्यूट करें। चलें, थैंक यू। अच्छा, अबीरा बेटा स्पीकर ऑफ करें। अभी टाइम थोड़ा रह गया, तो मैं इसमें खुद आपको क्विक रिव्यू दे देता हूँ।
यहां पे देखें आपने, जो टोटल आपका सवाल है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस इन सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आप लोगों ने कैसे कैलकुलेट करने हैं यहां पे देख लो जरा। आपका रूल है 1 NADH जो है वो 3 ATP देता है। तो आप सबसे पहले क्रब साइकिल के काउंट करो। क्रब साइकिल में मेरा बेटा आप लोगों ने 6 NADH पैदा किए, 6 × 3 हो गया 18, 18 ATP। आपके पायरूविक एसिड ने जो है ऑक्सीडेशन के दौरान 2 NADH पैदा किए, 1 NADH 3 पैदा करता है, 2 × 3 हो गया 6 ATP। 6 ये हो गए। आपके ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADH पैदा होते हैं और 2 × 3 आपके पास आना चाहिए, 3 ये आपके पास आना चाहिए 6, लेकिन यहां पे मैंने लिखा हुआ है 4 ATP। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? रीजन ये है कि ग्लाइकोलाइसिस जो है, यहां पे आ जाते हैं हम अपनी डायग्राम पे। बेटा जो ग्लाइकोलाइसिस है ये साइटोसोल में हो रहा है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल में हो रहा है, और रेस्पिरेटरी चेन जो है जिसके अंदर आपने NADH को तोड़ना है इनटू एटीपी, वो हो रही है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, जो कि क्रिस्टी कहलाती है। आपने साइटोसोल में से उठा के जब NADH को यहां पे लेके आना है ना इधर, तो इस दौरान आपके 2 ATP खर्च हो जाते हैं। ठीक है, तो बदले में आपके पास 6 में से बेटा आप यहां पे लिखोगे सिर्फ 4। ओके हो गया है? आपके पास यहाँ पे 4 ATP आते हैं ग्लाइकोलाइसिस से, 6 आते हैं पायरूविक एसिड से, 18 आते हैं क्रब साइकिल से। टोटल हो गए मेरा बेटा हमारे पास ये, आप देख सकते हो 32 ATP। 4 ऐसे एटीपी एटीपी हैं जो डायरेक्टली बनते हैं। कैसे बनते हैं मेरा बेटा? जरा ग्लाइकोलाइसिस में चले जाओ आप लोग, रिएक्शन नंबर 6 से 10 तक देखो, तो आपको बाजार नजर आ जाएगा, वहां पे 4 ATP बने हुए नजर आ रहे हैं। 4 में से 2 तो आप ग्लाइकोलाइसिस के बिल्कुल शुरू में खा जाते हो, तो आपके पास पीछे बचे 2। और एक क्रब साइकिल 1 ATP पैदा करता है, 2 क्रब साइकिल 2 पैदा करेंगे, टोटल हो गए आपके पास 4 ATP। तो बेटा 4 ATP आप लोग डायरेक्ट, 2 ATP जो है वो आप ग्लाइकोलाइसिस से डायरेक्ट बनाते हो। और आपके पास जो है 2 ही ATP जो है वो आपके पास बेटा बनते हैं डायरेक्ट फ्रॉम क्रब साइकिल। तो टोटल हो गए 4। डायरेक्ट आप लोग 4 ATP बनाते हो, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आप 32 ATP बनाते हो। टोटल एटीपी जो आप जनरेट करते हो बेटा वो है 36 ATP। इस ओवरऑल पूरे रिएक्शन के अंदर हमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बार बार दिखाई जा रही है, इसके अंदर भी केमी ऑस्मोसिस के जरिए एटीपी पैदा होता है। ऐसे एटीपी पैदा नहीं होता कि यहां से इलेक्ट्रॉन इधर गया और फौरी तौर पे जो है वो आपका एटीपी पैदा हो गया। वो कुछ इस तरह से पैदा होता है। ये मैं आपके सामने जो है वो एक फिगर ओपन की है, अभी इसे रीस्टार्ट होने दें, ये जरा खत्म हो ले। तब तक आपने जो व्हाइट बोर्ड पे गंद मारा है मैं उसे साफ कर दूं, दोबारा नहीं करना आपने ये। चलें जी, आप इसे देखना शुरू करें तस्वीर को जरा गौर से। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये वाला मॉलिक्यूल जो है आपने फटाफट साथ में गौर से देखना है। ये वाला मॉलिक्यूल जो है बेटा ये कोएंजाइम क्यू है। ये सारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। ये एंजाइम को, ये वो लास्ट पे एटीपी सिंथेसिस है, ये है कोएंजाइम क्यू। इसके पास आया NADH। NADH जैसे ही इसके पास आएगा वो इसे तोड़ के एनर्जी लेता है, और 2 हाइड्रोजन जो है वो मेम्ब्रेन से बाहर भेज देता है। फिर इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देता है, ये देखें साइटोक्रोम बी के पास। वो इलेक्ट्रॉन को जब देता है आगे साइटोक्रोम सी को, तो आप देखो 2 हाइड्रोजन फिर मेम्ब्रेन से बाहर चले जाते हैं। फिर आगे इलेक्ट्रॉन जाता है ए के पास, A3 के पास, फिर हाइड्रोजन बाहर। ये हाइड्रोजन जो आपने बाहर भेजे, अब आप इन हाइड्रोजन को एटीपी सिंथेटेज में से गुजारते हो, जिसके जरिए एनर्जी पैदा होती है, और 1 ADP का मॉलिक्यूल एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहां से देखो एटीपी सिंथेटेज में से जैसे ही नीचे आता है तो आपके पास एनर्जी पैदा होती है। ये केमी ऑस्मोसिस के जरिए आपने यहां से जो है वो एनर्जी पैदा की है। लास्ट पे एक बार आपको दोबारा बता दूं, ये हुआ क्या है दरअसल। ये बेटा इस तरह से आपका रिएक्शन हुआ है। आपको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मैंने क्लास 5 और 4 दोनों में बताया हुआ है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है जब मॉलिक्यूल की एक तरफ तादाद ज्यादा हो और दूसरी तरफ मॉलिक्यूल की तादाद बेटा जो है वो कम हो, तो हम कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया है। इस तस्वीर में हो क्या रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो कि एक तरफ हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल जो हैं वो तादाद में काफी ज्यादा है, और दूसरी तरफ जो है वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बहुत कम है। आप मॉलिक्यूल को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करवाते हो, बाद में इस एटीपी सिंथेटेज के अंदर से मूव करवाते हो उसे। ये एटीपी सिंथेटेज है आपका मॉलिक्यूल, ये वाला।
इस एटीपी सिंथेटेज के अंदर से जैसे ही मूव करवाते हो तो आपके पास फाइनली एडीपी जो है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ये ओवरऑल केमी ऑस्मोसिस के जरिए यहाँ पे मुमकिन हो पाता है। हमारे पास इस पूरे लेक्चर में से आप लोगों ने याद क्या करना है, हम उस तरफ आते हैं। तो बेटा याद करने के लिए आपके पास है पहली चीज ये, हाउ मेनी एटीपी आर प्रोड्यूस इन, हाउ मेनी एटीपी आर प्रोड्यूस इन दिस सेलुलर रेस्पिरेशन, ये आपका पहला सवाल है। ये मैंने आपको लिख के भी भेजा हुआ है, आप यहां से कर सकते हो। दूसरा आपके पास सवाल ये रहेगा, व्हाट आर साइटोक्रोम्स। तो आप अपनी बुक पे चले जाओ और बुक पे जाते ही बेटा आप लोगों को जो साइटोक्रोम जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। आपको ये साइटोक्रोम लिखे हुए हैं, व्हाट आर साइटोक्रोम। आप यहाँ से जल्दी से साइटोक्रोम को अंडरलाइन कर लो। दे आर हीम ग्रुप, इनके अंदर आयरन होता है, दे आर आयरन कंटेनिंग ग्रुप। ठीक है, तो ये आपने साइटोक्रोम याद करना है। दूसरा आपने नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होते हैं वो याद करना है। तीसरी चीज जो आपने देखनी है वो है बेटा लास्ट पे, यहाँ पे उसने दिया हुआ है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसको सिर्फ आप लोगों ने पढ़ना है, इसमें कोई बात नहीं है। हाँ एक बात जरूर है वो मैं बता देता हूँ, व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है आपके पास एडिशन ऑफ फॉस्फेट। एटीपी जब बनाते हो तो उसे फॉस्फोराइलेशन कहते हो। फॉस्फोराइलेशन अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है तो बेटा इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। बस आपने ये डेफिनेशन यहाँ तक करनी है, व्हाट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। बाकी जो है वो कोई भी चीज यहाँ से इसके रिलेटेड नहीं है। हाँ ये एक डायग्राम है, ये डायग्राम फीडबैक मैकेनिज्म पे काम कर रही है। जब भी आपकी बॉडी में एटीपी की मिकदार ज्यादा हो जाती है तो बेटा उसे इनहिबिट कर दिया जाता है इस एंजाइम की मदद से। एटीपी की मिकदार जैसे इनहिबिट होती है तो आपका पूरे का पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो स्टॉप हो जाता है। ये सारा सिर्फ आप लोगों ने पढ़ने के लिए है। ओवरऑल जो हमने आज का लेक्चर देखा, मैं आखिरी बार इसे रिवाइज कर देता हूं। हमने देखा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्यों चलाई जाती है, ताकि 10 NADH और 2 FADH मॉलिक्यूल को तोड़ के उनसे भी एटीपी लिया जाए। टोटल कितने एटीपी पैदा होते हैं वो मैंने आपको यहाँ कैलकुलेट करके बता दिए। आज के इस लेक्चर के साथ ही आपका चैप्टर भी कंप्लीट हुआ जाता है। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है न्यू आपके चैप्टर से, चैप्टर नंबर 12 से। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज। ओके, गुड बाय।